Welcome back to another lecture video, guys. And this is the topic of MSN, that is perioperative nursing care. Okay, what is perioperative nursing care? Perioperative nursing consists of roles and responsibilities during the three phases of surgery, that is preoperative, intraoperative, and postoperative of the patient. तो आज हम इसकी ही बात करेंगे कि what is the conditions arises and what is the types of surgeries and surgical approaches and nursing care provided in this topic. It is basically for BSc nursing student and competitive exams like AIMS, NORCET and RRB. So you can join us now for the revision series of Target High book, and you can purchase from Amazon and all our platforms where you can buy the book. It is beneficial for the revision purpose and questions like objectives and test series, previous year questions involve all over things, image based questions and many more. So you can just subscribe to our channel for more updates. सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया पेरियोपरेटिव नर्सिंग किस बिहाफ पे होती है कि एक सर्जरी अगर हुई है किसी पेशेंट की तो उसकी तीन स्टेजेस होती हैं, दैट इज़ प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव. ये मैंने आपको बताया अभी. तो हम इसमें इनके बारे में ही डील करते हैं. तो फर्स्ट प्री ऑपरेटिव क्या है? दिस फेज स्टार्ट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सर्जरी एंड टिल द टाइम द पेशेंट रीच ऑन द ओटी टेबल. तो ये डिसीजन ऑफ सर्जरी से लेके टिल ओटी टेबल तक उसका जो पीरियड होता है इसको हम प्री ऑपरेटिव बोलते हैं, जिसमें हम पूरे डिसीजंस लेते हैं कि कब हमें ये ओटी करनी है, कब हमें ऑपरेशन थिएटर में इसको लेके जाना है. ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर की टेबल तक लेके जाने से और डिसीजन बनाने से बिफोर ओटी टेबल डिसीजन बनाने तक इसको हम प्री ऑपरेटिव केयर फेज बोलते हैं. सॉरी, that is next is intraoperative phase. And what is it? Inside OT till recovery transfer. अब जब भी इनसाइड ओटी मतलब पूरा ऑपरेशन थिएटर चल रहा होगा, प्रोसीजर ऑनगोइंग होगा और टिल रिकवरी ट्रांसफ़र तक, मीन्स उसको रिकवरी एरिया तक ट्रांसफ़र करने तक, इसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव फेज. And last phase is post operative phase. Post operative phase is recovery to follow up checkups. मीन्स अगर उसकी रिकवरी हो गई है अच्छे से तो फिर हम उसको हॉस्पिटल सेटिंग या फिर होम में जाके चेकअप्स फॉलोअप्स करेंगे, तब ये हमारा पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ कहलाया जाएगा. इसमें तीन फेजेस स्टेजेस आती हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव है. इसमें इंडिविजुअल तीन स्टेजेस आती हैं, दैट इज़ दिख रही होंगी आपको. थर्ड वाली मैं आपको बता देता हूँ क्या है. एक्सटेंडेड है. एक्सटेंडेड दैट इज़ 1 to 4 days. ओके, तो फर्स्ट वाले में क्या होता है स्टेज में? इंटर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव stage, that is 1 to 4 hours after surgery, and post operative stage, that is intermediate, that is 4 to 24 hours after surgery, and extended post operative stage, that is 1 to 4 days after surgery. And now types of surgeries पे बात करते हैं. तो what is the surgeries involved in this? तो सबसे पहला आती है हमारे पास इमरजेंट सर्जरी. Delay fatal. Delay can be fatal. Okay, means example head injury, intestinal obstruction, heavy bleeding and gunshot वगैरह, इसमें हमारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. तो ये सब हमारी इमरजेंसी वाली सर्जरीज कहलाई जाती हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव अर्जेंट. डिले अप टू 24 आवर्स. इन सर्जरीज को हम डिले कर सकते हैं 24 आवर्स तक के लिए, जो कि एपेंडिसाइटिस एंड स्टोन्स वगैरह अगर हमारे सर्जरीज के दौरान होते हैं तो.
मतलब इन सर्जरीज में। ओके, जैसे कि किसी को स्टोन रिमूवल करवाना है और अपेंडिसाइटिस करवाना है, तो उन सर्जरीज को हम क्या करते हैं, 24 आवर तक हम उनको रोक सकते हैं। ओके, क्योंकि सबसे पहले इमरजेंसी कौन सी है, ये हेड इंजरी, ब्लीडिंग, गन शॉट, दीज आर द। फिर आती है हमारे पास इलेक्टिव सर्जरी, जो कि सर्जरीज कैन बी प्लान्ड, ये प्लान्ड होती हैं। ओके, एग्जाम्पल गोल्ड ब्लेडर स्टोन्स, टोटल हिप रिप्लेसमेंट एंड कैटरैक्ट। तो ये प्री प्लान्ड होती हैं, इनका एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ इस टाइम को एक एक डेट होती है इनकी कि इस टाइम पे ये वाली सर्जरी की जाएंगी। इनका कोई पता नहीं होता ना, कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि इनका पता नहीं होता हमें कि भाई ये कौन सी सर्जरी एकदम अचानक से आ गई है, नहीं नहीं, इनका ये प्लान होती है। ओके, एंड द थर्ड इज ऑप्शनल। Okay, oh sorry, last is optional. Decision to undergo surgery is optional, that is cosmetic surgeries. ये डिसीजन के बिहाफ पर होती है, इसका पेशेंट का खुद का डिसीजन होता है इन करवाने का। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सर्जरीज वी हैव स्टडीड अबाउट। एंड नेक्स्ट इज सर्जिकल अप्रोचेस। सो व्हाट इज सर्जिकल अप्रोचेस? तो इसमें हम किस किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, तो जैसे क्यूरेटिव, ट्रीट्स डिसीज एंड डिसऑर्डर्स, तो ये हमारा क्यूरेटिव हो गई। फिर हमारी एम्बुलेटरी है, एम्बुलेटरी में क्या, डिस्चार्ज लेस देन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स पेशेंट को डिस्चार्ज करना है आफ्टर द सर्जरी। ओके, एंड थर्ड इज पैलेटिव। पैलेटिव क्या है, रिलीव सिम्टम्स ओनली। ओके, एंड फोर्थ इज लेप्रोस्कोपिक, यूज स्मॉल इंसिजन्स एंड फाइब्रो ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, मतलब स्मॉल इंसिजन्स लगाने हैं ताकि ज़्यादा वो बड़ा एक मेजर इशू ना बने। ठीक है, रोबोटिक 3D प्रिसीजन, मतलब प्रोवाइड 3D व्यू एंड रिक्वायर्ड लेप्रोस्कोपिक कैमरा, कंप्यूटर एंड रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स, हाई क्वालिटी ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, ताकि एक बेहतरीन सर्जरी परफॉर्म कर सके तो हम रोबोटिक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। Okay, now we have pre-operative nursing care. So what is pre-operative nursing care हम प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले तो pre-operative nursing care में informed consent जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले informed consent obtain करेंगे is a surgeon's responsibility, ये एक सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay, and nurse has to verify that informed consent is taken and understandings कि वो मिल चुका है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्जन की, और वेरीफाई कौन करेगा, नर्स करेगी इसे। एंड नर्स मस्ट एंश्योर दैट पेशेंट हैज़ अंडरस्टूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्जरी। मतलब हमें सबसे पहले तो इन्फॉर्म कंसेंट में क्या लिखा होता है कि ये प्रोसीजर, ये सर्जरी आपको होने वाली है, इसके माइनर्स और मेजर्स एलिमेंट्स सब आपको पता होना चाहिए, तो ये सब नर्स बताएगी। ओके, नाउ वी हैव प्री ऑपरेटिव असिसमेंट। व्हाट इज प्री ऑपरेटिव असिसमेंट? तो सबसे पहले तो परफॉर्म थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड नोटिफाई फिजिशियन फॉर एनी प्रिकुलर फाइंडिंग्स एंड टेक थ्रू हिस्ट्री टू असिस एनी एलर्जिक टू लेटेक्स, रबर टाइम्स आइटम्स एंड फूड सब्सटेंस, आयोडीन एंड मेडिकेशंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, और फिजिकल एग्जामिनेशन में ये हिस्ट्री में पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आईवी कैनुला या बॉल प्रिपरेशन कर लेंगे। लास्ट मील या ड्रिंक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव, और एक चीज़ और आती है इसमें, न्यूट्रिशन एलिमिनेशन, चेक फिजिशियंस ऑर्डर फॉर एनपीओ स्टेटस, ये मैंने आपको यहाँ बताया है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन है, मील पर ऑर्डर। ओके, विद होल्ड सॉलिड फ्लूइड्स 6 आवर्स बिफोर जनरल एनेस्थीसिया एंड 3 आवर बिफोर लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये भी एक टाइम पीरियड है। एंड आईवी कैनुला इंसर्ट करा जा सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ केस ऑफ इमरजेंसी एंड सबसिक्वेंट यूज। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव पेशेंट प्रिपरेशन एंड टीचिंग। ओके, तो रिमूव ज्वेलरीज एंड डिनिचर्स, मेटल आइटम्स फ्रॉम द पेशेंट इफ, अगर उन्होंने वियर कर रखा है। ठीक है, शेव या क्लीन शेव सर्जिकल साइट करनी है हमको। ठीक है, एंड आईडी बैंड, अटैच लैब रिपोर्ट वगैरह, ये सब उनको मेजर करना है। ठीक है,
एंड पेशेंट सेंटर टीचिंग्स क्या क्या होंगी इसमें? सबसे पहले तो टीच डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज टू द पेशेंट्स, ओके, एंड इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ये इसके बारे में टीच करना है पेशेंट को। लेग एंड रूट फुट एक्सरसाइज करनी है। पेन मैनेजमेंट एंड पीसीए यूज़ करना आना चाहिए पेशेंट को, ओके। पीसीए इज पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया इफ प्रीफर्ड, ओके। पेन मैनेजमेंट में ये सब पता होना चाहिए एक पेशेंट को, ओके। एंड देन वी हैव नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सो एंश्योर करना है एनपीओ स्टेटस ऑफ द क्लाइंट एंड असिस्ट द सर्जन to take the informed consent and written consent, okay, ask about any known allergy for the patient, ये सब हमको confirm history and test and identify patient before OT। पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लो, कभी भाई कोई और सा पेशेंट ही आपने OT तक पहुंचा दिया जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। एंड उसके बाद इंटर ऑपरेटिव केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम, स्क्रब नर्स एसेप्सिस इंस्ट्रूमेंट्स एंड काउंट कोऑर्डिनेशन ये सब कर लेंगे। जोन जोन से इंस्ट्रूमेंट्स हमको चाहिए, ये जैसे स्क्रब नर्स होती है, एंश्योर स्पेशल एसेप्सिस, प्रोवाइड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय सर्जिकल टीम फॉर द सर्जरी। एंड सर्कुलेटरी नर्स होती है एक यहाँ पे, इसकी बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी नर्स इज arrange supply and articles needed by surgical team and communicate the progress about the surgery to patient's relative and recovery staff room, okay, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पेन। व्हाट इज पेन? पेन सबको पता है भाई। पेन is defined as an unpleasant sensory perception caused by injury or illness. Pain is the fifth vital signs, इसको हम फिफ्थ वाइटल साइंस भी कहते हैं। फिफ्थ वाइटल साइन होता है हमारा पेन। और चार कौन कौन से होते हैं? TPR प्लस BP, TPR प्लस BP, ये हमारे चार होते हैं। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, ओके। एंड नाउ पेन थ्योरीज क्या कहती हैं? पेन थ्योरीज कहती हैं स्पेसिफिसिटी, रिसेप्टर्स एंड पाथवेज, ओके। तो पैटर्न्स क्या क्या आ रहे हैं? स्पेसिफिक पेन रिसेप्टर्स, ये पाथवे विच एग्जिस्ट टू ट्रांसमिट पेन सिग्नल्स टू पेन सेंटर ऑफ इन द ब्रेन। एंड पैटर्न क्या है? रैपिड है, स्लो है, कंडक्शन वगैरह देखते हैं। एंड गेट कंट्रोल क्या है? गेट कंट्रोल थ्योरी, दिस थ्योरी एम्फसाइजेस दैट नॉन पेनफुल सिग्नल्स, जो कि इनपुट है हमारा, क्लोजेस द गेट्स टू पेनफुल सिग्नल्स, जो कि दिस प्रिवेंट्स पेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम traveling to CNS, central nervous system. Hence non-painful stimulus can suppress the pain perception, okay. So pain assessments क्या होते हैं हमारे? Next we have, okay, इसको रफ कर देते हैं। पेन असेसमेंट स्केल्स, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है वोंग बेकर पेन स्केल, जो कि हमारा 0 to 5 होता है। इसमें हम इमोजी बनाते हैं, और जौन सा इमोजी सबसे स्टार्ट में अच्छा होता है, फिर बेकार, फिर बेकार, फिर बेकार, या फिर सबसे बेकार, फिर अच्छा, फिर अच्छा, फिर अच्छा, तो उसके यहाँ पे हम नंबर रखते हैं 1 2 3 4 5। तो किस हिसाब का पेन है तो वो उस पर टिक कर देता है पेशेंट, तो इसको बोलते हैं वोंग बेकर पेन रेटिंग स्केल्स। एंड नाउ वी हैव न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जो कि 0 to 10 होता है। तो 0 होता है तो नन होता है, पेन नहीं है। एंड अगर 1 to 3 होता है तो माइल्ड पेन है। एंड 4 to 6 होता है तो मॉडरेट। एंड 7 to 10 होता है तो सीवियर पेन होता है। फिर आता है हमारे पास विजुअल एनालॉग स्केल, नो पेन, वर्स पेन। तो इसमें क्या होता है कि या तो पेन नहीं है या फिर पेन बहुत ज़्यादा है, तो ही इसमें वो होते हैं पोल, इस तरीके का होता है। यहाँ पे नो पेन और यहाँ पे पेन। फिर आता है हमारे पास डोलोरीमीटर। डोलोरीमीटर, व्हाट इज डोलोरीमीटर? थ्रेशोल्ड एंड टॉलरेंस, कितना थ्रेशोल्ड है, कितना टॉलरेंस है। एंड फिर आता है हमारे पास पेन मैनेजमेंट,
ओके, WHO लैडर के हिसाब से देखते हैं तो सीवियर पेन आता है सबसे पहले हमारे पास। इसमें स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो स्टेप 1 में हमारा माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है। नॉन ओपियोइड एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एनसेड्स इसमें हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद मॉडरेट टू सीवियर पेन, दैट इज स्टेप 2, माइल्ड ओपियोइड्स एंड कोडीन प्लस नॉन ओपियोइड्स इसमें देते हैं। एंड स्टेप 3, स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स, मॉर्फिन प्लस नॉन ओपियोइड्स प्रोवाइड करते हैं। सीवियर पेन होता है इसमें। आई होप यू ऑल consider about this. And next we have common सर्जिकल पोजिशंस। इससे पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं जो कि टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया है। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है। तो इसमें जर्नल एनेस्थीसिया होता है एक तो जर्नल एनेस्थीसिया होता है, एक होता है रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। तो तीन टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। जो कि जर्नल एनेस्थीसिया क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन ऑफ एंटायर बॉडी एंड प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस। ओके, तो ये आईवी दिया जाता है और इनहेलेशन भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। रीजनल एनेस्थीसिया और नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, दैट इज स्पाइनल ब्लॉक, एपिड्यूरल ब्लॉक एंड रीजनल ब्लॉक। ओके, नो अनकॉन्शियसनेस, इसमें अनकॉन्शियसनेस नहीं आता है, ठीक है। ओके, एंड द थर्ड इज लोकल एनेस्थीसिया, loss of sensation over a small a limited area of the body, topical application or infiltration, नो अनकॉन्शियसनेस, इसमें भी कोई अनकॉन्शियसनेस नहीं होती है। सबसे पहले जो अनकॉन्शियसनेस इसमें होती है, इसमें नहीं होती, इसमें भी नहीं होती। ओके, ये तीन टाइप के मैंने आपको ये बताए हैं एनेस्थीसिया। एंड नाउ फिर बैक टू अपना कॉमन सर्जिकल पोजिशंस, दैट इज सुपाइन या डोर्सल पोजिशन मोस्ट कॉमन होती है हमारी। फिर एब्डोमेन या ऑर्थोपेडिक असिस्मेंट के लिए। फिर हमारा प्रोन पोजीशन आती है, लेमिनियोटोमी एंड स्पाइनल सर्जरीज के लिए। एंड टेंडनबर्ग पोजीशन जो कि हेड डाउन 15 डिग्री होता है इसमें। कॉमन पोजीशन फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज एंड लोअर एब्डोमेन रीजन। So next we have reverse Tenderberg position. It is for, इसमें मैंने जो आपको जो मोस्ट कॉमन है वही लिखवाई है वैसे, इसमें दो तीन और बता देता हूँ। रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन है जिसमें यूज टू फॉर हेड एंड नेक सर्जरीज टू रिड्यूस वीनस कंजक्शन। ओके, एंड लेटरल फॉर किडनी पोजीशन, रीनल सर्जरीज के लिए। लिथोटोमी पोजीशंस वेजाइनल सर्जरीज के लिए एंड वेजाइनल डिलीवरी के लिए। फ्रैक्चर पोजीशन सुपाइन विद द pelvic stabilized against wall padded vertical penile post. Okay, common position for ORIF of hip and close femoral nailing. And knee chest position, semi fowler position and jackknife position. These are the positions which are used to be here. And अब हेडिंग डाल लेते हैं सूचर्स, जो कि हम पढ़ने वाले हैं सूचर्स के बारे में। तो व्हाट अबाउट सूचर? सूचर और स्टिचेस एज अ मेथड फॉर क्लोजिंग cutaneous wound. Closing for cutaneous wound, ठीक है। बात करते हैं टाइप ए अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। एब्जॉर्बेबल सूचर इंक्लूड पोलोजेनिक सूचर, एसिड सूचर, कैटलॉग। तो सबसे पहले टाइप ए की बात कर लेते हैं। टाइप ए में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? एब्जॉर्बल एंड नॉन एब्जॉर्बल। तो एब्जॉर्बल कौन कौन से होते हैं? जो कि दोज विच आर एब्जॉर्व
and will break down harmlessly in the body. Within 60 days are known as absorbable suture. फिर आते हैं हमारे नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स मेनली रिमूव्ड इफ दे आर नॉट लेफ्ट identically. Non-absorbable sutures include polypropylene sutures, nylon, PVDF, silk and stainless steel sutures. These are the non-absorbable. फिर हमारे पास आता है टाइप बी. What is टाइप बी? टाइप बी हमारा आता है मोनोफिलामेंट मोनोफिलामेंट नाम का सूचर आता है. फिर आता है पोली ग्लाइकोलिक. फिर आता है हमारे पास कैटगट. ये 3 सूचर एंड फिर 2 और पढ़ लेते हैं. ब्रेडेड सूचर, एंड पोलीग्लाइकाप्रोन. ये सूचर होते हैं हमारे टाइप बी में. ओके, so what is the meaning of this? The monofilament sutures are multifilament or braided sutures. Braided sutures provide a better knot security, whereas monofilament sutures provide better passage through the tissue. Okay, and second is pyroglycoic acid is known as for high quality and undoubted performance, made up of braided and coated 100% polyglycolic acid. And third one is catgut, is a pliable, absorbable, sterile surgical suture composed of highly purified connective tissue. Okay, catgut sutures last for 2 to 3 weeks and it is used for ligament and tissue sutures. Next we have braided sutures is usually made of nature products like silk, linen and cotton. It is acceptable in many situations but it is contraindicated in a wound that is or may be contaminated. Next we have polyglycopron suture is a fast absorbing sutures made up of a synthetic absorbable monofilament composed of glycolide and epsilicon carbolactone कोपोलीमर. इसको आप सर्च कर सकते हो गाइस, ठीक है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये हमारा लास्ट सूचर है, दिस वन. ये सब काम में आता है सूचरिंग के. एंड फिर हम पढ़ते हैं लास्ट अपना सर्जिकल निडल्स. सर्जिकल नीडल्स कौन सी होती हैं? सो ऑल सर्जिकल नीडल्स हैव 3 बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज आई, सबसे पहले आई, बॉडी एंड पॉइंट. इस तरीके की होती है, तो आपको बना के दिखा देता हूँ. इस तरीके की होती है. सबसे पहला आता है पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे सूचर. उसके बाद आता है आई,
ये होती है बॉडी। दिस इज सर्जिकल needles. Round bodied होती है for soft and subcutaneous tissue such as muscle, fascia, mucous membrane. The middle of the needle is flat for better sitting in the needle holder and easy entry. Okay, cutting. What is cutting for firm tissue, vessels and prosthesis? These are the needle basic needle design एंड इसकी खासियत आपको पता ही है, ये हेल्प करती है फॉर सुचरिंग. तो ऑल द टॉपिक इज कवर्ड फॉर द perioperative nursing care, and next topic will be announced in the next lecture. So till then, okay, tata, bye bye, see you. Subscribe to our channel for